बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से हम क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कोर्स आमतौर पे पाँचवें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। फ़िज़िक्स बीएस ऑनर्स फ़िज़िक्स में ये आमतौर पे पाँचवें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। और इसके लिए जो हम बुक यूज़ करेंगे वो ये बुक यूज़ कर रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बाय मोहम्मद बनी अमीन। और तकरीबन जो है इसमें तमाम कोर्स कंप्लीट हो जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं और जो कि यूनिवर्सिटी के जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनका तमाम कोर्स इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। और वैसे भी इंटरनेशनल जो मैंने देखी हुई है कुछ आउटलाइंस, उसका भी तमाम पार्ट इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बुक है, इसको फॉलो करेंगे हम थ्रू आउट। और इंशाल्लाह जो है ये जो सीरीज़ है इसकी क्लासिकल मैकेनिक्स की, ये कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेग्रांज फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स, या इसका जो दूसरा नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो ये बेसिकली दोनों एक ही टाइप की जो है फील्ड है फिज़िक्स की। इसमें जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखेंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इससे पहले आपने जितनी भी फिज़िक्स पढ़ी है वो सारी की सारी आपने न्यूटोनियन फिज़िक्स पढ़ी है। न्यूटन के लॉज यूज़ करके जो भी हमारी क्लासिकल प्रॉब्लम्स थी वो आपने उसको न्यूटन के लॉज यूज़ करके सॉल्व किए। अब न्यूटन के बाद हम इस जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक और मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि कहलाता है लेग्रांज फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। इसमें जो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अभी तक आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा कि आपके पास कोई भी सेट ऑफ एक्सिस आपके पास कोई भी है, इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें और इसको जी मान लें आप। तो इस थ्री डिमेंशन स्पेस में आप कोई भी अगर पॉइंट लें तो इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आपको तीन जो है क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक इसकी एक्स की वैल्यू, एक इसकी वाई की वैल्यू और इसकी जी की वैल्यू। तो ये बेसिकली ये जो आपके पास एक्स वाई जी की वैल्यूज़ हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आमतौर पे हम थ्री डिमेंशन स्पेस में पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जी को यूज़ करते हैं। या फिर अगर सफेरिकल कोऑर्डिनेट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप रो थीटा और फाई यूज़ करेंगे। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप आर थीटा और जी आमतौर पे यूज़ करते हैं। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये जो वैल्यूज़ हैं ये आमतौर पे कोऑर्डिनेट्स कहलाती हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है? अभी तक आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ पोजीशन, लेंथ या फिर जो है एंगल से रिलेटेड आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। लेकिन लेग्रांज फॉर्मूलेशन में जो ये इस मैकेनिक्स की इस फील्ड के अंदर हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे वो जनरलाइज होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लेंथ हो या कोई एंगल हो, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि किसी भी वायर में फ्लो करने वाला करंट, आप उसको भी ये उसका एक कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, उसके चार्ज को आपको ये कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। तो वो इसमें जो कोऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। Any convenient set of parameter or quantities that can be used to specify the configuration or state of a system are called generalized coordinate। तो ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स, कोई भी आप किसी भी सिस्टम के कोई भी पैरामीटर्स चुन लें जिनकी आप स्टडी करना चाह रहे हैं, और वो ऐसे पैरामीटर जो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करें। तो वो सेट ऑफ जो है क्वांटिटीज़ या वो सेट ऑफ वैल्यूज़, उनको आप बोलेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई भी एलसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। हमें पता है कि एलसी सर्किट में करंट जो है वो ऑसिलेट करता है, तो उसके अंदर चार्ज जो मूव कर रहा है वो हम एक कोऑर्डिनेट मान सकते हैं कि वो चार्ज मूव कर रहा है। जिस तरह से पेंडुलम के केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आमतौर पे हम यूज़ करते हैं उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए, इसी तरह से एलसी सर्किट में हम चार्ज को मान सकते हैं कि वो उसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो इसको आगे जब मज़ीद हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर इसकी जो है आपको ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट में पहली जो प्रॉपर्टी है दी जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैन बी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्जर्व टू चेंज विद द मोशन ऑफ ए सिस्टम। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये लेंथ हो या थीटा या कुछ इस तरह का इस तरह की क्वांटिटी हो, ये कुछ भी हो सकता है जो कि मोशन के साथ साथ चेंज हो रहा है किसी भी सिस्टम के अंदर। जैसे रॉकेट है, रॉकेट जो है वो मूव कर रहा है तो उसमें जो उसका मैस है वो डिक्रीज करता जाता है।
क्योंकि वो जो मैस है उसका वो बर्न होके ज़्यादातर उसका फ्यूल जो है, उसका जो मैस है वो फ्यूल पे ही जो होता है मुश्तमिल होता है। तो उसका जो फ्यूल है वो जैसे जैसे जलता जाता है और वैसे वैसे जो है मैस उसका कम होता जाता है, तो उसके मैस को भी हम बोल सकते हैं कि वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो सकती है मोशन की, जो कि सिस्टम की, जो कि मोशन के साथ साथ चेंज हो रही है। तो इसके आगे प्रॉपर्टीज इसकी मजीद देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी उसकी ये है कि दे नॉट नीड टू बी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ही हों। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ से अभी मुराद जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक्स वाई जी, एंगल्स, लेंस, ये सारी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ ही हों। जैसे भी मैंने बताया कि मैस जो है रॉकेट का, वो भी एक उसका कोऑर्डिनेट हो सकता है, क्योंकि वो मोशन के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ए सिस्टम आर इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। तो एक सिस्टम को के लिए कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, जितने उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे उतने ही नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी उसको स्पेसिफाई करने के लिए। आमतौर पे जब थ्री डिमेंशन में हम बात कर रहे होते हैं तो आप तीन कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट में कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है किसी सिस्टम का एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकता है किसी के एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो, किसी के 10 हो, किसी के 15 हो। वो डिपेंड करता है उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे उतने ही उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। उसके बाद दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और जितने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जिस तरह से अभी ये एक्स वाई जी हैं, ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। पोजीशन अगर किसी भी पार्टिकल की है तो वो एक्स जो है वाई से इंडिपेंडेंट है, वाई जी से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स भी। तो इसी तरह से जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी हमारे पास जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दे रिप्रेजेंटेड बाय क्यू आई। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को क्लासिकल मैकेनिक्स में आमतौर पे हम क्यू से जाहिर करते हैं, और क्यू की सबस्क्रिप्ट में आई जो लिखा हुआ है ये कुछ भी हो सकता है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एन तक हमारे पास कोई भी नंबर जो हो सकता है, और इस तरह क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स इसकी प्रॉपर्टी है द टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब अगर टाइम डेरिवेटिव अगर इसका ले लें टाइम के रिस्पेक्ट से, तो जो नई क्वांटिटी हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब मान लें कि हमने अभी बात की कि रॉकेट है, उसका मैस चेंज हो रहा है और उसके मैस को मैंने बोल दिया कि वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अब उसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। अब डेरिवेटिव लेने के बाद जो मैस का डेरिवेटिव है, क्या उसको मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ? तो वो जिस तरह से वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसी तरह से उसका जो मैस का जो होगा डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उसकी जनरलाइज वेलोसिटी होगी। तो अभी तक आप वेलोसिटी सिर्फ यही पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, तो जितनी देर में उसने पोजीशन चेंज की उसको टाइम को डिवाइड कर दे तो वो आ गई आपके पास वेलोसिटी। यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी का कंसेप्ट भी हो रहा है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज वेलोसिटी ये वो चीज़ नहीं है जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैथ्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लें तो वो भी जो है जनरलाइज वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि वो जिसको मैथ्स को हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोला हुआ है। तो उसको लिखा इस तरह से जाता है कि क्यू आई कोई भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट का आपने टाइम डेरिवेटिव लिया तो उसके ऊपर आप डॉट एक लगा देंगे, ये सिंपल जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अगर इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो यही समझा जाएगा कि ये टाइम डेरिवेटिव लिया हुआ है आपने इसका एक बार। अगर दो डॉट लगे होंगे तो इसका मतलब कि आपने दो बार इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये थे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मुझे उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। मज़ीद जब हम इसको आगे चल के देखेंगे, जब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड बाय द वैल्यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 Q3। किसी भी सिस्टम को शो करने के लिए इस जो लाइन का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को शो करने के लिए हमें एन इंडिपेंडेंट जनरलाइज कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। जो अभी हमने बात की, किसी भी सिस्टम जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं उसकी स्टेट को या कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये वही बात यहाँ तक लिखी हुई है। कंसिडर दीज एन नंबर्स एज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सिंगल पॉइंट इन एन डायमेंशनल स्पेस। अगर हम ये n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसको मान लें कि ये हमारे पास किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, जो n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिए, अगर हम उसको मान लें कि किसी एक पॉइंट के ये n कोऑर्डिनेट्स हैं और वो एक n डायमेंशनल स्पेस में पड़ा हुआ है वो पॉइंट,
तो फिर जो हमारे पास इस तरह के एक्सिस बनेंगे Q1 Q2 Q3 अप टू Qn के जो एक्सिस बनेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनसे जो एक स्पेस बनेगी उसको बोलेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ। मान लें कि आपके पास एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x y z। इन कोऑर्डिनेट्स की वजह से जो यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बनेंगे, इन कोऑर्डिनेट के एक्सिस के बनने से जो आपके पास स्पेस आएगी वो कहलाएगी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ये तो एक्स वाई जी की फॉर्म में मैंने लिया हुआ ना। अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास Q1 Q2 Q3 है, तो Q1 Q2 Q3 की फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ P, तो जाहिर बात है उसके भी कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे Q1 Q2 और Q3। और ये इसको मैं बोल देता हूँ Q1 Q2 और ये Q3। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उस इस पॉइंट के जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 है, Q1 Q2 Q3। तो ये जो स्पेस बनी, इस स्पेस को हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। अब इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि ये जो है ये रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप इसको 2 डायमेंशन में ले सकते हैं, 3 डायमेंशन में ले सकते हैं, लेकिन 4 डायमेंशन में नहीं जा सकते आप। लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट 4 डायमेंशन भी हो सकते हैं, 5 डायमेंशन भी हो सकते हैं, n डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो बस ये है कि आपको जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके सिस्टम के, आप मानेंगे कि उतने एक्सिस वहाँ पे मौजूद हैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उन एक्सिस से मिला के जो आपके पास स्पेस बनेगी वो बेसिकली कहलाएगी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो एन डायमेंशनल स्पेस जो आपसे इसके बाद बनेगी वो कहलाएगी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए, उन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स से जो आपके पास स्पेस बनेगी वो बन जाएगी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। और इस स्पेस में हम जो भी काम करेंगे वो कहलाएगा लेग्रांज फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स या डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, जो कि इस फील्ड का नाम है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी इसी जो है वीडियो में हम पढ़ लेते हैं, ताकि ये जो बेसिक्स वाला पार्ट है हमारा ये हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम जो है इसकी जो कोर पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे हम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली एक पार्टिकल अगर आपके पास है या कोई भी एक सिस्टम आपके पास मौजूद है, वो जितनी डायमेंशंस में मूव कर सकता है वो उतनी ही उसकी कहलाती हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स। जितनी डायमेंशन में वो मूव कर सकता है फ्रीली उसको बोलते हैं, उसकी उतनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो द नंबर ऑफ, इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से करेंगे हम। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होंगे किसी भी सिस्टम की स्टेट को जो है स्पेसिफाई करने के लिए, उतने ही उसके कहलाएंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब मान लें कि अगर आपके पास ये एक स्पेस है, ये एक आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई आपके पास पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल देखें कि आपके पास एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है और जी एक्सिस में मूव कर सकता है। तो इसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो इसी तरह से अगर आपके पास 2 पार्टिकल हैं, तो 2 पार्टिकल के लिए टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 एक पार्टिकल के, 3 दूसरे पार्टिकल के। तो इस तरह से ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है हम डिसाइड करते हैं। तो फॉर ए फ्री पार्टिकल इट इज़ 3। एक फ्री पार्टिकल के लिए अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो वो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगे। अगर एन पार्टिकल्स की बात करें तो 3 टाइम्स एन फ्री पार्टिकल्स की बात करें हम, फॉर सिस्टम ऑफ एन फ्री पार्टिकल्स, यहाँ पे फ्री भी वर्ड ऐड कर ले कि फ्री पार्टिकल मतलब कि उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 3n उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल हैविंग k constraints द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 3n माइनस k। तो जितनी रिस्ट्रिक्शन आप लगाते जाएंगे पार्टिकल के ऊपर, उतनी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन आप उसके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर देंगे, तो जो बाकी टोटल बचेंगे वो फिर उसके जो असल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं। अब अभी तक तो एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और अगर 2 पार्टिकल हो जाते हैं और दोनों पार्टिकल आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है उन्होंने एक दूसरे के साथ, तो अब आप देखें कि वो दोनों पार्टिकल जो है हर तरफ को मूव कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। एक रिस्ट्रिक्शन आपने लगा दी, एक कॉन्स्ट्रेंट मैंने उनके ऊपर लगा दिया। तो अगर 2 पार्टिकल हैं तो उनके 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, 6 में से 1 माइनस करते हैं तो 5। तो आपने पहले पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि एक जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो एक मैंने कॉन्स्टेंट लगा दिया, तो एक 6 में से एक माइनस करते हैं 5, तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 2 पार्टिकल्स के, जो एक मॉलिक्यूल के जिसमें 2 एटम्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको स्टार्ट करेंगे, जो है लिग्रांज फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को का जो बेसिक जो कोर है वो स्टार्ट करेंगे हम, और इसमें देखेंगे किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।